स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। गांव मधुपुरा की सीमा पर एक घना जंगल था जहां कई जानवर रहते थे। उस जंगल में एक खास बंदर था। नाम था बोब्बू। बोब्बू बाकी बंदरों से अलग था। वह जिज्ञासु था, मनुष्य की हर गतिविधि को दूर से देखता और समझने की कोशिश करता। वह सोचता था, ये इंसान आखिर इतने अलग क्यों हैं? क्या ये हमसे बेहतर हैं या हम उनसे? उधर गांव में रहता था एक आदमी, रघु, जो एक गरीब किसान था। रघु अकेला रहता था। उसके माता पिता नहीं थे और शादी भी नहीं हुई थी। वो दिन भर खेतों में काम करता और शाम को अपने छोटे से घर में थका हारा लौट आता। उसका जीवन बहुत सीधा सादा था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी। एक दिन जब रघु जंगल के किनारे लकड़ियां बीनने गया, तब बोब्बू पेड़ की डाल पर बैठा उसे देख रहा था। रघु की चाल, उसके गुनगुनाने का तरीका और पेड़ से गिरी लकड़ी को बड़े प्यार से उठाने का तरीका देखकर बोब्बू को आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, यह आदमी बाकी इंसानों जैसा नहीं लगता, इसमें कोई खास बात है। तभी अचानक रघु का पैर एक फिसलन भरे पत्थर पर पड़ा और वह गिर पड़ा। उसका पैर मुड़ गया और वह दर्द से कराहने लगा। बोब्बू घबरा गया, लेकिन तुरंत एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मारते हुए नीचे आया और कुछ ही क्षणों में रघु के पास पहुंच गया। रघु को पहले तो यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक बंदर उसकी इतनी चिंता कर रहा है, लेकिन जब बोब्बू ने उसके पैर को सहलाना शुरू किया और पास पड़ी एक जड़ी बूटी उसके घाव पर रख दी, तो रघु की आंखें भर आईं। यह पहली बार था जब किसी जानवर ने उसकी मदद की थी, और वो भी इतनी समझदारी से। उस दिन से एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई, एक इंसान और एक बंदर के बीच। ये दोस्ती सिर्फ साथ बैठने की नहीं थी, यह एक दूसरे की जरूरत को समझने और निभाने की दोस्ती थी। रघु उस दिन बहुत देर तक बोब्बू के साथ बैठा रहा। उसका पैर अब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन चलने में परेशानी हो रही थी। बोब्बू हर बार जब रघु दर्द से कराहता तो चिंतित होकर उसके चारों ओर घूमता। जंगल के अन्य पक्षी और जानवर यह दृश्य देखकर हैरान थे। एक बंदर, जो इंसानों से आमतौर पर डरते हैं, वह एक इंसान की इतनी परवाह कर रहा था। यह बात जंगल में तेजी से फैल गई। बोब्बू ने धीरे धीरे रघु के कंधे पर हाथ रखा, जैसे उसे सहारा देना चाहता हो। रघु थोड़ा मुस्कुराया और अपने कंधे का सहारा लेकर खड़ा हुआ। उसका दर्द अब भी था, पर बोब्बू के साथ होने से उसे साहस मिल रहा था। बोब्बू हर कुछ कदम पर उसे देखता, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना, डरो मत। जब रघु किसी तरह अपने घर पहुंचा, तो बोब्बू उसके साथ ही चला आया। रघु का घर बहुत छोटा था, एक मिट्टी की दीवारों वाली झोपड़ी, जिसके सामने तुलसी का एक पौधा था। रघु ने दरवाजा खोला और बोब्बू को अंदर आने का इशारा किया। बोब्बू झिझका, लेकिन फिर कूदकर भीतर आ गया। उस दिन बोब्बू पहली बार किसी इंसानी घर में गया था। रघु ने अपने घाव पर गर्म पानी की पट्टी रखी और फिर थोड़ा दूध और 2 केले निकाले। एक केला उसने बोब्बू की तरफ बढ़ाया। बोब्बू ने पहले तो सूंघा, फिर धीरे धीरे केला ले लिया और खाने लगा। उसका चेहरा खिल गया, जैसे उसने कोई खजाना पा लिया हो। रघु हंस पड़ा। वह हंसी दोनों के दिलों को जोड़ गई। अगले कई दिनों तक बोब्बू हर सुबह रघु के घर आता और रघु उसके लिए कुछ न कुछ खाने को देता। रघु की हालत धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसे अब अकेलापन महसूस नहीं होता था। बोब्बू उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था, लेकिन यह दोस्ती अभी नई ही थी और किसी भी नए रिश्ते की तरह इसकी परीक्षा होना भी तय था। एक दिन रघु अपने खेत में हल चला रहा था और बोब्बू एक पेड़ की डाल से सब देख रहा था। तभी गांव के मुखिया के बेटे गोलू ने बोब्बू को देखा। गोलू को जानवरों को परेशान करने की आदत थी। उसने पत्थर उठाया और बोब्बू पर फेंक दिया। पत्थर बोब्बू के कंधे पर लगा और वह चीख पड़ा। रघु दौड़कर आया और बोब्बू को अपने सीने से लगा लिया। गोलू हंसते हुए भाग गया। बोब्बू की आंखों में आंसू थे, दर्द के नहीं, बल्कि इस बात के कि कोई इंसान उस पर वार कर गया और एक दूसरा इंसान उसके लिए ढाल बन गया। वो पल उनकी दोस्ती की नींव को और मजबूत कर गया। उस रात रघु ने बोब्बू से कहा, तू जानवर है, फिर भी मुझसे ज्यादा इंसान है। बोब्बू ने कुछ नहीं कहा।
बस रघु के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लिया। अगले दिन रघु जब अपने खेत पर काम करने निकला तो बोब्बू हमेशा की तरह उसके साथ था। लेकिन इस बार बोब्बू शांत नहीं था। उसकी चाल धीमी थी, चेहरा उतरा हुआ और बार बार अपने कंधे को सहला रहा था जहां गोलू का पत्थर लगा था। रघु यह सब देख रहा था। उसका दिल भारी हो गया। उसे पता था कि बोब्बू कोई साधारण बंदर नहीं बल्कि समझदार और संवेदनशील जीव है। उसने सोचा, अगर मैं इंसानों से इंसानियत की उम्मीद करूं तो मुझे खुद पहल करनी होगी। शाम को जब रघु गांव लौट रहा था तो उसने देखा कि गोलू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है और हंसी ठिठोली कर रहा है। रघु सीधे मुखिया जी के पास पहुंचा और पूरी बात बताई, लेकिन मुखिया ने उसे झिड़क दिया। अरे रघु, तू एक जानवर के लिए मेरे बेटे की शिकायत करने आया है? बंदर को इंसान थोड़े है। रघु गुस्से से भर गया, लेकिन चुप रहा। वह सीधे वापस जंगल गया और बोब्बू को देखा। बोब्बू पेड़ पर बैठा था, पर अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, कोई योजना थी। रघु ने उसका चेहरा पढ़ लिया। बोब्बू कुछ सोच रहा था। अगली सुबह जंगल में एक अजीब हलचल थी। सभी जानवर इकट्ठा हो रहे थे। हिरण, लोमड़ी, तोता, हाथी, खरगोश और यहां तक कि सियार भी। सबको बोब्बू ने बुलाया था। रघु भी वहां था। यह जंगल की अदालत थी, एक ऐसी व्यवस्था जहां जानवर अपने बीच न्याय करते थे। बोब्बू ने सबसे पहले अपनी बात रखी। उसने संकेतों और इशारों से बताया कि एक इंसान ने उस पर पत्थर फेंका, बिना किसी कारण के। फिर उसने रघु की तरफ इशारा किया, जिसने उसकी मदद की, उसकी रक्षा की और उसे घर में जगह दी। सभी जानवर चकित थे। वो सब इंसानों से डरते थे, पर आज एक इंसान उनके बीच बैठा था, उनका मित्र। हाथी ने अपनी भारी आवाज में कहा, अगर इंसानों में बुराई है तो अच्छाई भी है। रघु इसका प्रमाण है। तोते ने जोड़ा, गोलू जैसे लोगों को सबक मिलना चाहिए, वरना वे हमारी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। एक राय बनी, गोलू को सबक सिखाना होगा, पर इंसान की तरह क्रूरता से नहीं, बल्कि समझदारी से। रात को जब गोलू अपने कमरे में सो रहा था तो बोब्बू और उसके कुछ साथी खिड़की से दाखिल हुए। उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया, बल्कि गोलू के चारों तरफ से केले, आम और कुछ जड़ी बूटियां फैला दी। सुबह गोलू जब उठा तो उसे अपने बिस्तर के चारों ओर जंगल की खुशबू मिली। दीवार पर मिट्टी से लिखा था, जानवर दर्द महसूस करते हैं, सिर्फ बोल नहीं सकते। अगली बार पत्थर उठाने से पहले सोच लेना। जंगल। गोलू डर गया, लेकिन साथ ही सोच में पड़ गया। यह बदला नहीं था, यह संदेश था। गोलू कई दिनों तक परेशान रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे ऐसा सबक किसने दिया। जंगल से आया वह संदेश उसके मन में गूंज रहा था। वह हर बार अपने कमरे की दीवार को देखता, जहां अब भी मिट्टी के हल्के निशान बाकी थे। उसने अपने दोस्तों को भी यह बात बताई, लेकिन किसी ने उसका यकीन नहीं किया। सबने हंसते हुए कहा, अरे तुझे सपना आया होगा। लेकिन गोलू जानता था कि वह सपना नहीं था। उधर रघु और बोब्बू की दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। अब बोब्बू खेतों में रघु की मदद करता, उसके कंधे पर बैठकर हल चलाते समय गीत सुनता और रघु की थकान को हल्का करता। कभी कभी वह रघु के घर के पास के बच्चों को भी अपने करतब दिखाता और सबको हंसाता। गांव के कई लोग अब बोब्बू को पहचानने लगे थे। कुछ लोग कहते, ये बंदर तो जैसे इंसान से भी बढ़कर है। एक दिन जब गोलू अकेला जंगल की ओर गया तो उसने दूर से रघु और बोब्बू को हंसते देखा। वह चुपचाप पेड़ के पीछे छुप गया और सुनने लगा। रघु बोब्बू से कह रहा था, तूने मेरे जीवन में जो जगह बनाई है वो कोई इंसान भी नहीं बना पाया। तू मेरे भाई जैसा है। और बोब्बू ने अपनी छोटी सी हथेली से रघु के गाल को छुआ, मानो कह रहा हो, और तू मेरा परिवार है। गोलू ये देखकर सन्न रह गया। उसके भीतर कोई हलचल हुई। उसे याद आया कि कैसे वह अक्सर जानवरों को सताता था, मजे के लिए पत्थर मारता था, लेकिन आज उसने पहली बार देखा कि एक जानवर भी सच्ची भावना रख सकता है। वह चुपचाप वापस चला गया, पर वह वहीं गोलू नहीं रहा था। अगले दिन वह रघु के पास गया। पहले तो रघु हैरान हुआ, लेकिन बोब्बू सतर्क हो गया। वह रघु के आगे खड़ा हो गया, जैसे रक्षा के लिए तैयार हो। गोलू ने धीरे से हाथ जोड़कर कहा, माफ करना, मैंने जो किया वो गलत था। मैं बदलना चाहता हूं। क्या मैं भी तुम्हारा दोस्त बन सकता हूं?
रघु ने देखा कि लड़के की आंखों में सच्चाई है। वह मुस्कुराया और बोब्बू की तरफ देखा। बोब्बू कुछ देर तक गोलू को घूरता रहा, फिर धीरे धीरे पास आया और उसका हाथ छू लिया। यह दोस्ती की मुहर थी। उस दिन से गांव में एक नई शुरुआत हुई। गोलू ने जानवरों को सम्मान देना सीखा और रघु, बोब्बू और गोलू अब तीनों मिलकर जंगल और गांव के बीच एक पुल बन गए। जब तीनों, रघु, बोब्बू और अब गोलू, एक साथ खेतों और जंगल में घूमने लगे तो गांव वालों की नजरें उन पर टिकने लगीं। लोग हैरान थे कि मुखिया का बिगड़ैल बेटा अब शांत, सहनशील और मददगार हो गया है। कई बुजुर्गों ने यह भी कहा, बंदर ने जो समझाया वो इंसान नहीं समझा सके। एक दिन गांव की पंचायत में चर्चा हुई कि जंगल से अक्सर जानवर गांव के खेतों में घुस आते हैं और फसल नष्ट कर देते हैं। पहले यह चर्चा होती थी तो लोग गुस्से में जानवरों को मारने की योजना बनाते थे, लेकिन इस बार रघु खड़ा हुआ और बोला, अगर हम जानवरों से बात करें, अगर हम उनकी जरूरत समझें, तो शायद हमें फसलें बचाने के लिए हिंसा की जरूरत नहीं पड़े। सब चौंके। जानवरों से बात? कोई हंसा, कोई सोच में पड़ गया। तभी गोलू बोला, बोब्बू जानवर है लेकिन उससे ज्यादा इंसान है। उसने मुझे सिखाया कि डर से ज्यादा असर समझ से होता है। पंचायत ने दोनों की बातों पर विचार किया और पहली बार गांव में एक प्रयोग शुरू हुआ, मानव प्राणी संवाद योजना। अब गांव के एक कोने में रघु और गोलू ने एक छोटा सा जंगल मित्र केंद्र बनाया। वहां रोज शाम को रघु और बोब्बू बैठते और जो भी गांव वाले जानवरों से परेशान होते वे आते और अपनी बातें कहते। बोब्बू ध्यान से सुनता और फिर अपने साथियों के साथ जंगल लौटकर जानवरों को समझाता कि कहां जाना है और कहां नहीं। धीरे धीरे जंगल के जानवर भी समझने लगे कि इंसानों से दुश्मनी के बजाय दोस्ती ज्यादा लाभदायक है। खरगोशों ने खेतों में आना कम कर दिया, हिरणों ने नई पगडंडियां चुनी और बंदरों ने गांव के आम और केले के पेड़ों से दूर रहना शुरू कर दिया। यह परिवर्तन चमत्कार जैसा था। एक दिन गांव में उत्सव हुआ, जंगल मित्र दिवस। पहली बार गांव के लोग और जंगल के जानवर एक साथ बैठे, नाच गाना हुआ। बच्चों ने बोब्बू को फूलों की माला पहनाई और मुखिया ने खुद मंच से कहा, हमने रघु को हमेशा सीधा और गरीब समझा, पर आज वही गांव और जंगल के बीच सेतु बना है और उसका सबसे बड़ा साथी है बोब्बू। रघु की आंखें भर आईं और बोब्बू कंधे पर चढ़कर उसकी टोपी खींचकर हंसी ठिठोली करने लगा। गोलू ने दोनों की तस्वीर खींची, जो बाद में पूरे गांव के स्कूल में मित्रता का प्रतीक बनकर टंगी। जहां एक तरफ गांव और जंगल के बीच दोस्ती की मिसाल कायम हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के मन में लालच ने जड़ें जमाना शुरू कर दिया था। गांव के बाहर एक व्यापारी था, नाम था हरिया साहू। वह अक्सर शहर जाकर जानवरों को पकड़कर बेचता था। जब उसे पता चला कि रघु के पास एक पालतू जैसा समझदार बंदर है, तो उसकी आंखों में रुपयों की चमक आ गई। हरिया ने सोचा, अगर मैं इस बंदर को पकड़ लूं, तो शहर में मोटे दाम में बेच सकता हूं। ऐसा समझदार जानवर कहां मिलता है। उसने कुछ मजदूरों को पैसे देकर कहा, एक दिन जंगल मित्र केंद्र में बंदर आएगा, उसी वक्त उसे पकड़ लेना, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। दूसरी तरफ बोब्बू हर रोज की तरह रघु और गोलू के साथ गांव में घूमता, बच्चों को हंसाता और कभी कभी बूढ़ों के पैर छूता, जिससे सबका दिल पिघल जाता। वह अब सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि गांव की एक आत्मा बन गया था। एक दिन जब गांव में हल्की बारिश हो रही थी और बहुत कम लोग बाहर थे, तब बोब्बू अकेला जंगल मित्र केंद्र के पास बैठा था। वह एक टूटे हुए झूले को ठीक कर रहा था, जो बच्चों के खेलने का साधन था। तभी हरिया के आदमी चुपके से वहां आए और जाल फैला दिया। बोब्बू कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह उसमें फंस गया। वह चिल्लाया, लौटा, लेकिन जाल मजबूत था। हरिया ने झटपट उसे बोरी में डाला और बैलगाड़ी में डालकर शहर की ओर रवाना हो गया। रघु को जब खबर मिली, वह दौड़ पड़ा। गोलू उसके साथ था और गांव के कई लोग पीछे पीछे आए। सबके चेहरे पर डर और चिंता थी, जैसे किसी ने उनके परिवार के सदस्य को उठा लिया हो। रघु ने जंगल के जानवरों को भी पुकारा। हाथी, तोते, लोमड़ी सब एक साथ दौड़ पड़े। अब यह सिर्फ एक बंदर की लड़ाई नहीं थी, यह गांव, जंगल और इंसानियत की लड़ाई थी। बोब्बू की पकड़ की खबर जंगल से लेकर गांव तक बिजली की तरह फैल चुकी थी। रघु के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि आग थी। उसका सबसे सच्चा साथी, जिसने उसे अकेलेपन से बाहर निकाला था, अब संकट में था।
और यह सिर्फ उसकी नहीं, पूरे गांव और जंगल की इज्जत का सवाल बन चुका था। रघु, गोलू और कुछ ग्रामीण तुरंत बैलगाड़ी लेकर शहर की ओर रवाना हो गए। उनके साथ थे हाथियों की टोली, तोते जो आसमान में उड़ते हुए दिशा दिखा रहे थे, और जंगल के कुछ चालाक जानवर जो रास्ते के खतरे पहचानते थे। यह पहला मौका था जब इंसान और जानवर मिलकर किसी को बचाने निकले थे। हरिया साहू का डेरा शहर के बाहर एक पुराने गोदाम में था। वहीं वह जानवरों को बंद करता और खरीदारों का इंतजार करता। बोब्बू एक पिंजरे में बंद था, पर उसकी आंखें अब भी जिंदा थीं। वह जानता था कि रघु जरूर आएगा। वह बार बार जाल से बाहर निकलने की कोशिश करता, लेकिन लोहे के पिंजरे उसकी समझ से ज्यादा मजबूत थे। शहर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। तोतों ने हवा में उड़ते हुए हरिया के ठिकाने का पता लगा लिया। रघु और गोलू ने योजना बनाई। गोलू और 2 अन्य गांव वाले गोदाम के पीछे से आएंगे, जबकि रघु सामने से ध्यान भटकाएगा। उसी समय जंगल के जानवरों ने अपनी भूमिका निभाई। तोतों ने चिल्ला चिल्ला कर कुत्तों को भटकाया। हाथियों ने बाहर से दीवार हिलाई, जिससे अंदर के लोग घबरा जाएं। रघु ने दरवाजे पर दस्तक दी और हरिया घबरा गया। कौन है? उसने चिल्लाया। वो जिसे तुमने चुराया है, रघु की आवाज गूंजी। अंदर भगदड़ मच गई। तभी पीछे से गोलू और उसके साथी चुपचाप दाखिल हुए और पिंजरे की चाबी तलाशने लगे। बोब्बू ने उन्हें देखकर खुशी में उछाल मारा। चाबी मिली और पिंजरा खुल गया। बोब्बू बाहर आते ही रघु से लिपट गया। रघु की आंखें भर आईं, पर अगले ही पल हरिया ने लाठी उठाई और बोब्बू पर झपटने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले जंगल से आए एक हाथी ने अपनी सूंड से हरिया को हवा में उठा लिया और जमीन पर हल्के से पटक दिया, इतना कि उसे चोट लगे पर जान न जाए। हरिया और उसके आदमियों को पुलिस के हवाले किया गया, जिन्हें गांव वालों ने पहले ही सूचना भेज दी थी। अगले दिन शहर के अखबारों की सुर्खियां थीं, जानवर नहीं, असली इंसान निकला बोब्बू। गांव और जंगल की एकता से बचा एक मासूम जीवन। रघु, गोलू, बोब्बू और पूरा गांव विजेता था, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया था कि जब दिल एक हो जाए तो जाति, भाषा, प्रजाति कुछ भी बाधा नहीं बनती। बोब्बू की वापसी ने पूरे गांव में जैसे एक नई रोशनी ला दी थी। बच्चे घरों से निकलकर तालियां बजा रहे थे, महिलाएं आरती की थालियां लेकर आईं और बूढ़े लोग आंखों में आंसू लेकर बोब्बू को आशीर्वाद देने लगे। उस दिन पहली बार किसी जानवर का स्वागत गांव में ऐसे हुआ जैसे कोई विजयी योद्धा घर लौटा हो। गांव के चौपाल में पंचायत बैठी। मुखिया जी ने मंच से घोषणा की, आज से हर साल हम बोब्बू महोत्सव मनाएंगे, इंसान और जानवर की दोस्ती को समर्पित। तालियों की गूंज में रघु और गोलू मुस्कुरा रहे थे। बोब्बू तो कभी बच्चों के साथ नाचता, कभी किसी की टोपी खींच लेता, जैसे उसे भी समझ आ गया हो कि अब वह अकेला नहीं है, पूरा गांव उसका है। फिर गांव वालों ने मिलकर जंगल मित्र केंद्र को एक स्थायी संस्था का रूप दे दिया। वहां अब हर हफ्ते बैठक होती, जिसमें गांव के लोग और जानवरों के प्रतिनिधि, तोते, बंदर और कभी-कभी हाथी भी भाग लेते। वे तय करते कि कहां खेतों की सीमाएं रहें, कहां जानवरों के लिए जल स्रोत बने और कौन से फलों के पेड़ जंगल के किनारे लगाए जाए ताकि जानवर गांव में घुसने को मजबूर न हों। इस सहयोग ने चमत्कार कर दिया। फसलें अब पहले से बेहतर होने लगीं, क्योंकि जानवर फसलें नुकसान नहीं पहुंचाते थे, उल्टा पक्षी कीड़े खाते और पेड़ पौधों की रक्षा करते। गांव में बीमारियां भी कम होने लगीं, क्योंकि गंदगी साफ करने में कुछ जानवर मदद करते। यह सहजीवन की मिसाल बन गया। एक दिन जब रघु अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा सूरज ढलते देख रहा था, बोब्बू पास आकर उसके कंधे से लग गया। उसने अपनी हथेली में एक छोटा आम रखा, शायद जंगल से लाया था। रघु ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, तू मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं, मेरा परिवार है। उसी शाम गोलू, जो अब एक समझदार नौजवान बन गया था, पास बैठकर बोला, भैया, अगर बोब्बू न होता तो मैं कभी बदल नहीं पाता। ये बंदर नहीं, मेरा गुरु है। रघु और बोब्बू दोनों हंस पड़े और तीनों की हंसी धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। और उस रात पहली बार गांव के मंदिर में घंटियां खुद ब खुद बजीं। कुछ कहते हैं वो देवता मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि जहां मनुष्य और प्रकृति एक साथ चलें, वहां स्वयं ईश्वर भी वास करते हैं। गांव और जंगल के सुंदर सामंजस्य को कई महीने बीत चुके थे।
बोब्बू महोत्सव अब एक परंपरा बन चुका था। बच्चे स्कूलों में बोब्बू के किस्से पढ़ते और बड़े बुजुर्ग अपने अनुभव साझा करते कि कैसे एक जानवर ने गांव की सोच बदल दी। लेकिन जहां अच्छाई पनपती है, वहां कहीं ना कहीं अंधेरा भी सिर उठाता है। गांव के उत्तर की ओर एक बड़ा उद्योगपति अपने नए कारखाने के लिए जमीन देख रहा था। उसका नाम था विक्रम मलिक। उसने जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह इलाका खाली है, यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, जानवर थोड़े विरोध करेंगे। उसके आदमी गांव पहुंचे और जमीन की माप शुरू कर दी। जब रघु को खबर लगी कि जंगल के अंदर पेड़ काटने शुरू हो गए हैं, वह तुरंत बोब्बू और गोलू के साथ जंगल गया। वहां देखा कि कुछ लोग पेड़ों पर निशान लगा रहे हैं और एक कोने में कुछ पेड़ पहले ही गिरा दिए गए हैं। पक्षी डरकर उड़ चुके थे और जमीन पर बिच्छू, सांप व चूहे भागते फिर रहे थे। रघु ने विरोध किया, लेकिन मजदूरों ने कहा, हमें तो आदेश मिले हैं, जमीन सरकार की है। बोब्बू ने पेड़ों के पास जाकर रोष में आवाजें निकाली। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसी वक्त तोतों ने आसमान में उड़ते हुए पूरे जंगल को अलर्ट किया। बंदर, हिरण, लोमड़ियाओं और हाथी जंगल की गहराई से निकलकर किनारे आ गए। गोलू बोला, हमें गांव में सबको बताना होगा, ये सिर्फ पेड़ों का मामला नहीं है, ये हमारी दोस्ती, भरोसे और घर का सवाल है। रघु ने जंगल के बीच खड़े होकर कसम खाई, जब तक यह जंगल है हम इसे बचाएंगे, चाहे हमें इसके लिए कितनी भी बड़ी ताकत से लड़ना पड़े। गांव वापस पहुंचकर उन्होंने पंचायत बुलाई। पहले तो कुछ लोगों ने कहा, अगर फैक्ट्री आएगी तो रोजगार मिलेगा, लेकिन गोलू ने कहा, रोजगार के नाम पर अगर हमारी सांसें छिन जाएं तो क्या फायदा। तभी रघु ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाकर कहा, यह जमीन हमारी मां है, इसे बेचना अपनी आत्मा बेचना है। बहस लंबी चली, लेकिन बोब्बू का शांत चेहरा और जंगल से आए जानवरों की मौन उपस्थिति ने लोगों का मन बदल दिया। अंत में पंचायत ने निर्णय लिया, हम जंगल नहीं कटने देंगे। रघु और गांव वालों ने जिला अधिकारी को चिट्ठी भेजी, मीडिया को बुलाया और विरोध की योजना बनाई। पहली बार एक गांव, इंसान और जानवर एक साथ खड़े हुए एक ऐसे युद्ध के लिए जिसमें कोई तलवार नहीं थी, सिर्फ सच्चाई और एकता की ढाल थी। जंगल की रक्षा के लिए गांव और जानवरों का आंदोलन अब जोर पकड़ चुका था। रघु, गोलू और बोब्बू इस क्रांति के प्रतीक बन चुके थे। गांव के हर घर ने जंगल मित्र केंद्र के सामने एक मिट्टी का दीपक जलाया, जिसका अर्थ था, हम प्रकृति के साथ हैं। विक्रम मलिक, जो अपने धन और राजनीतिक संपर्कों के जरिए सब कुछ हासिल कर लेता था, इस विरोध को मजाक समझता रहा। लेकिन जब उसने देखा कि गांव वाले काम पर नहीं जा रहे, स्कूलों में हड़ताल है और यहां तक कि जानवर भी फैक्ट्री साइट के पास एकत्र होकर बैठ गए हैं, तो उसे पहली बार चिंता हुई। उसने प्रशासन पर दबाव डाला। एक दिन सुबह सुबह भारी पुलिस बल गांव के पास पहुंच गया। अधिकारियों ने कहा, यह विरोध गैर कानूनी है, आप लोग जंगल खाली करें। लेकिन रघु ने शांत स्वर में कहा, हमने कोई हिंसा नहीं की है, ये भूमि हमारी मां है और हम मां के आंचल को बचा रहे हैं। उसी समय बोब्बू, गोलू और कई जानवरों ने फैक्ट्री स्थल के सामने बैठकर मौन धरना शुरू कर दिया। यह नजारा अनोखा था। बंदर हाथ जोड़कर बैठा है, तोते चुपचाप पेड़ों पर, हाथी शांति से खड़े हुए और इंसान उनकी अगुवाई कर रहे थे। यह तस्वीर मीडिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। टीवी चैनल्स, अखबार और सोशल मीडिया पर सब यही पूछ रहे थे, क्या इंसान अब जानवरों से भी सीखने लगे हैं? एक पत्रकार ने बोब्बू की तस्वीर छापी, जिसका शीर्षक था, धरती का बेटा, जिसने न जंगल छोड़ा न इंसानियत। इस जनदबाव ने सरकार को मजबूर कर दिया। एक जांच आयोग बनाया गया। जब पता चला कि विक्रम मलिक ने जमीन की जानकारी छिपाई और वहां दुर्लभ प्रजातियों के जीव रहते हैं, तो परियोजना तत्काल रद्द कर दी गई। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे, पर रघु ने सबको शांत किया। उसने कहा, हमने ये युद्ध नहीं जीता है, हमने अपनी मां को बचाया है। यह जीत हम सबकी एकता की है। बोब्बू पेड़ पर चढ़ा और वहां से केले का एक गुच्छा लाकर सब बच्चों में बांटने लगा। यह उसका जश्न मनाने का तरीका था, नाच गाना नहीं, प्रेम और बांटने की भावना। उस दिन पूरे गांव ने प्रण लिया, हम सिर्फ जंगल नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन बचा रहे हैं।
समय बीतता गया। गांव और जंगल के बीच अब न सिर्फ सीमाएं थीं, बल्कि विश्वास के मजबूत पुल भी बन चुके थे। रघु और बोब्बू की दोस्ती अब कोई साधारण बात नहीं रह गई थी, वह एक प्रतीक बन गई थी, मनुष्य और प्रकृति के रिश्ते की। गोलू अब बड़ा हो चुका था। उसने पर्यावरण विज्ञान में पढ़ाई पूरी की और गांव में ही एक शोध केंद्र खोला, जहां लोग जंगल के जीवों और पौधों को समझते, उनसे सीखते। गांव के बच्चे अब यह जानते थे कि पेड़ काटना विकास नहीं है और जानवरों से डरना नहीं, बल्कि उन्हें समझना जरूरी है। बोब्बू अब बूढ़ा हो चला था। उसकी चाल धीमी हो गई थी, पर उसकी मुस्कुराहट आज भी उतनी ही प्यारी थी। वह रोज शाम रघु के साथ पुराने आम के पेड़ के नीचे बैठता, जहां उनकी दोस्ती शुरू हुई थी। रघु अब बालों में सफेदी लिए शांत और संतुष्ट जीवन जी रहा था। दोनों की आंखों में वो चमक आज भी थी जो पहली मुलाकात में थी। एक दिन बोब्बू बहुत शांत था। वह रघु के पास आया, उसके हाथों को छुआ और एक लहर की तरह उसकी गोद में सिर रख दिया। रघु समझ गया, वो अंतिम विदाई का समय है। बोब्बू ने रघु की आंखों में देखा, जैसे कह रहा हो, मैं जा रहा हूं, पर तू कभी अकेला नहीं रहेगा। इस धरती पर जब जब कोई इंसान किसी जानवर से प्रेम करेगा, मैं वहां मौजूद रहूंगा। रघु ने उसे गले लगाया और कहा, तू सिर्फ बंदर नहीं था, तू मेरे जीवन का वो अध्याय था जिसने मुझे इंसान बनाया। बोब्बू की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। आसमान में एक हल्की हवा चली, जैसे जंगल खुद बोब्बू को विदा दे रहा हो। अगले दिन गांव ने पेड़ के नीचे एक स्मृति स्तंभ बनाया। बोब्बू, जिसने हमें सिखाया कि दोस्ती जात पात, भाषा या शरीर से नहीं, दिल से होती है। रघु हर रोज उस पेड़ के नीचे बैठता और बच्चों को बोब्बू की कहानियां सुनाता। कैसे एक बंदर ने एक आदमी को बदल दिया, एक गांव को जोड़ दिया और एक जंगल को बचा लिया। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।